वेक्टर और नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तीसरे पॉइंट रिजॉल्व कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी खत्म कर लिया था। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं वेक्टर्स के साथ, क्योंकि चैप्टर 2 में जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो बहुत जगह हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, है ना। तो उन चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो एक बार 3 से 4 क्लासेस हमारी होंगी सिर्फ और सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा पे। एक बार वेक्टर्स के बारे में जानते हैं क्या होते हैं, फिजिक्स के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसके बाद इनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले वेक्टर्स में सीखते हैं, फिर हम चैप्टर जो 2 है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो होगी हमारी वो बेसिक इंट्रोडक्शन पे होगी कि वेक्टर्स क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं, और वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। धीरे धीरे 2 से 3 क्लासेस के अंदर हम पूरी तरह से वेक्टर्स के साथ कैसे डील करना है फिजिक्स के अंदर, ये सब सीख जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी होगी वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स के अंदर जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज नाम की चीजें होती है ना। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी चीजें या ऐसे पैरामीटर जिनको मेजर किया जा सके, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। लेकिन उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर और दो कैटेगरी में बांट रहे हैं हम लोग। या तो वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर हो सकती है, या वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को दो ही कैटेगरी में बांटा जा सकता है, लेकिन क्लास 11th के स्टैंडर्ड पे हम लोग सिर्फ उनको दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। अदरवाइज फिजिकल क्वांटिटीज को इन जनरल हम टेंसर बोलते हैं, ठीक है। या तो टेंसर ऑफ रैंक 0 होगा, टेंसर ऑफ रैंक 1 होगा, टेंसर ऑफ रैंक 2 होगा, टेंसर ऑफ रैंक 3 होगा। तो ऐसी क्वांटिटीज फर्दर फर्दर हम देखेंगे। हम क्लास 11th में भी देखेंगे कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ना तो स्केलर हैं ना वेक्टर हैं, लेकिन उनको टेंसर बोला जाता है। एक एग्जांपल जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना स्केलर है ना वेक्टर है, उसको टेंसर बोला जाता है ना। तो वो जो टेंसर है उसका रैंक है 2। ओके। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्लास 11th में सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी मैं पढ़ने वाला हूँ, कुछ एक दो को छोड़ के बाकी सारी या तो स्केलर होंगी या फिर वेक्टर्स होंगी। अब पहले जान लेते हैं कि किस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलते हैं और किस क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए फिजिक्स के अंदर हम लोग जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो उस क्वांटिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें कितनी इंफॉर्मेशन और चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि इस वाले मार्कर का मास लेट से 100 ग्राम है, इस वाले मार्कर का मास 100 ग्राम है, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अब इसके बारे में और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट है कि ओके इसका मास 100 ग्राम है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे एक और चीज़ बोलूँ कि मैंने इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, मैंने इस मार्कर के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, बताइए ये मार्कर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा, लेकिन अगला मेरा क्वेश्चन होगा कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि सर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है, यस और नो। तो दो चीजें हैं, इसका मास बताया था, मैंने बोला इसका मास लेट्स से 10 ग्राम या 100 ग्राम, वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। आपने अगला क्वेश्चन थोड़ी पूछा कि सर इसका मास 10 ग्राम इधर है उधर है ऊपर है या नीचे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि इस मार्कर के ऊपर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताइए मार्कर किधर मूव करेगा, तो आपका अगला ही क्वेश्चन आया कि सर फोर्स किधर लगा है। तो यानी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी फोर्स के बारे में वो इनकम्प्लीट थी। फोर्स की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी उसका मैंने सिर्फ 10 न्यूटन आपको उसका मैग्नीट्यूड बताया कि कितनी फोर्स लगी है, लेकिन ये नहीं बताया कि किधर लगी है। लेकिन अगर मैं ये भी बता दूं कि फोर्स कितनी लगी और किधर लगी है, तब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज आप देखेंगे कि कुछ क्वांटिटीज के बारे में सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही काफी होता है उनके बारे में कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए। लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिनके जिनके लिए आपको उनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। सबसे अच्छी क्वांटिटी जैसा मैंने अभी फोर्स के बारे में बोला, अंडरस्टैंड। तो हम लोग बोलते हैं कि फिजिक्स के अंदर वो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स बट नो डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन,
उन क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोल देते हैं। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल करेंगे तो मास हो गया, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मास का भी एग्जांपल दिया कि इस मार्कर का मास 100 ग्राम है या 10 ग्राम है या कुछ भी है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, इसके साथ अब डायरेक्शन को एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बोलूं कि इस रूम का टेम्परेचर लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस है, तो अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि 27 डिग्री किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, राइट में, लेफ्ट में, ऐसा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है ना। इसीलिए टेम्परेचर नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको स्केलर की कैटेगरी में डाला गया है। अंडरस्टैंड। ऐसे टाइम के बारे में बोल सकते हैं कि टाइम जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं दूसरी तरफ, वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और जिनकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि वो किस डायरेक्शन में लग रही हैं, है ना, वो भी अगर आपको स्पेसिफाई करना पड़े तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे विच हैव मैग्नीट्यूड, which have magnitude as well as direction, as well as direction। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, इनके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी ओबे करना चाहिए, या हम बोल सकते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करना चाहिए। तब उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड मस्ट obeys the laws of वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एडिशन, उन क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हम आगे आने वाले अपने फर्दर जो फ्यूचर में जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे, तो बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो इसीलिए हम लोग पहले ये सीख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डील कैसे किया जाता है, उनको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे दो क्वांटिटीज का रिजल्टेंट निकाला जाता है ना, ये सारी चीजें पहले सीखनी जरूरी है। दैट्स वाई हम इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो होपफुली आपको ये तो क्लैरिटी आ गई होगी कि किन क्वांटिटीज को स्केलर बोला जाना चाहिए और किन क्वांटिटीज को वेक्टर बोला जाना चाहिए, है ना। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, और ना ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी वो ओबे करनी चाहिए। उन क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर बोल देते हैं। यहां तक की क्लैरिटी है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोल रहे हैं तो उसको स्केलर से कैसे अलग किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास जिसको हम यूजली m से लिखते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम f से लिखते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है फिजिक्स के अंदर, मतलब जब फॉर्मूला लिखा जाएगा तब कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, या डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यही सीखना चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर कैसी होनी चाहिए। तो मास के लिए जैसे सिंपल m लिख दिया, लेकिन अगर मैं फोर्स के बारे में बोल रहा हूँ तो जब भी हम किसी वेक्टर को लिखते हैं या वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं तो हम उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। ठीक है, इससे ये पता चल जाता है कि वो जो क्वांटिटी जिसकी बात की जा रही है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या किया, फोर्स लिखा, फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर जस्ट एक ओवरहेड एक एरो लगाने से पता चल जाता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा लीनियर मोमेंटम जिसको P से लिखते हैं, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में बताने के लिए जैसे ही मैं ऊपर एक एरो लगा दूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी कि ओके लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो किसी भी क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर बोल रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऊपर एक एरो लगा देना। अंडरस्टैंड। तो ये तो हो गया कि जब मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इसके लिखे जाएंगे तब वेक्टर लगा दिया जाएगा, लेकिन डायग्रामेटिकली इसको कैसे दिखाया जाता है, डायग्रामेटिकली कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बार ये भी सीख लेते हैं। तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे, हर एक वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक उसका फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है,
इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी वेक्टर को। मान लो ये फोर्स वेक्टर है, तो ये जो पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, इसको बोल दिया जाता है टेल ऑफ द वेक्टर, को बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर। और यहाँ जहां पे एरो लगा है इसको बोल देते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। अंडरस्टैंड? किसी भी वेक्टर का एक टेल होता है और किसी भी वेक्टर का एक हेड होता है। जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसको टेल बोल दिया जाता है, जहां पे वो एंड हो रहा है वहां पे एक एरो लगा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि ये हेड ऑफ द वेक्टर है। ओके, और हेड और टेल के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोल देते हैं उस वेक्टर की लेंथ, इसको बोल देते हैं उस वेक्टर की लेंथ, या आगे हम और बात करेंगे तो हम बोलेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है किसी एक वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक हेड होगा, उसका एक टेल होगा, और हेड और टेल के बीच का ये जो लेंथ होगा उसी को हम बोलेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उस वेक्टर की लेंथ या उस वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, ये दो तीन वर्ड हम यूज करते रहेंगे बार बार। ओके, अब मान लो स्पेस के अंदर मैंने क्या किया, एक वेक्टर ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, लेट्स कॉल दिस वेक्टर टू बी F1, और एक वेक्टर मैंने और ड्रॉ कर दिया, उसको मैंने थोड़ी सी लेंथ उसकी बढ़ा दी। ठीक है, ये F2 वेक्टर है, ये F1 वेक्टर है। मैं आपसे पूछूं, दो फोर्सेस आपको शो हो रही हैं डायग्राम में, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कौन सी फोर्स ज्यादा है? तो देखिए फोर्स वो ज्यादा होगी जिस फोर्स के वेक्टर की लेंथ ज्यादा है। कई बार डायग्राम में ऐसे देखने को मिलता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक का एरो थोड़ा सा लंबा बना दिया, एक का एरो थोड़ा सा छोटा बना दिया। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बताओ ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा। तो आप देखेंगे कि जिसका लेंथ ज्यादा है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जिस वेक्टर की लेंथ छोटी है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है। तो जो फोर्स ज्यादा है वो कम वाली को डोमिनेट करके बॉडी को अपनी डायरेक्शन में ले जाएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये चीज इसलिए आपको क्लियर होनी चाहिए कि वेक्टर की लेंथ छोटी बनाने का मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड कम है, वेक्टर की लेंथ ज्यादा बनाने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अंडरस्टैंड? इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो बस एक ऊपर एक एरो लगा दीजिए, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट, वेक्टर का एक फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को टेल, फाइनल पॉइंट को हेड बोलते हैं। टेल और हेड के बीच की ये जो टोटल लेंथ होती है इसको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बोल दिया जाता है, या लेंथ ऑफ द वेक्टर बोल दिया जाता है, या मॉडुलस ऑफ द वेक्टर बोल दिया जाता है। ओके, तो मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, और उस वेक्टर को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां तक की क्लैरिटी हो गई होगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है इनको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है कि या तो वो वेक्टर पोलर होगा या फिर वो वेक्टर स्केलर होगा। अब पोलर और स्केलर के बारे में समझते हैं कि ये पोलर वेक्टर और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, या तो वो वेक्टर पोलर वेक्टर होगा या वो वेक्टर एक्सियल वेक्टर होगा। ओके, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोलर वेक्टर क्या होते हैं और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। Okay? ऐसे वाले वेक्टर्स, ऐसी वाली वेक्टर क्वांटिटीज जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो या एक इनिशियल पॉइंट हो। ठीक है, यानी ऐसी वाली वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर्स अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो वेक्टर्स हैविंग इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जहां पे वो वेक्टर लग रहा है, जहां पे उसका एक्शन दिख रहा है हमें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कॉल्ड पोलर वेक्टर, उनको हम लोग पोलर वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे फोर्स है तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है तो उसका एक फिक्स्ड पॉइंट है कि कहां पे लग रही है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, तो हम बोल देते हैं कि फोर्स एक पोलर वेक्टर की कैटेगरी में आता है। तो फोर्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। है। इसके अलावा बाकी जो एग्जांपल है, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ऐसा होता है कि ओके यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो उसका भी एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। ये सारे के सारे वेक्टर हमारे पास पोलर वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक वेक्टर है जो कि पोलर वेक्टर है। अब आते हैं एक्सियल वेक्टर की तरफ। तो क्या होते हैं एक्सियल वेक्टर? ऐसे वेक्टर जिनका कोई इनिशियल या फाइनल पॉइंट ना हो, और वो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल इफेक्ट देखा जाता है तब इंट्रोड्यूस होते हैं।
जब भी किसी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल इफेक्ट देखा जाता है तब इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉर्क या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम, तो ये जो तीन वेक्टर मैंने अभी आपको नाम बताया, टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी, या फिर मैंने बताया एंगुलर मोमेंटम, तो ये तीनों के तीनों जो वेक्टर हैं एक्चुअली ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड लाइक दिस रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, या इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क किधर होगा, या इसकी एंगुलर वेलोसिटी किधर होगी। तो हम इस तरीके से इन वेक्टर्स की डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को जिस सेंस में पार्टिकल घूम रहा है वैसे रिवॉल्व करते हैं, ऐसे करके। जैसे पार्टिकल ऐसे करके घूम रहा है तो मैंने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे करके रिवॉल्व किया और देखा कि मेरा थंब किस तरफ आ रहा है। थंब आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर थंब अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है या पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो पूरी है, ये कंप्लीट नीचे से लेके ऊपर तक ये कंप्लीट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मुझे ये भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन में उस वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो अगर पार्टिकल ऐसे करके घूम रहा है तो मैंने अपनी फिंगर्स को वैसे ही घुमाया और देखा थंब अपवर्ड आ रहा है। पार्टिकल के घूमने की सेंस में अपनी फिंगर्स को घुमाना है और देखना है कि थंब किस तरफ आ रहा है। तो थंब अपवर्ड आ रहा है तो मैं बोलूंगा इसका एंगुलर वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अभी जो एंगुलर वेलोसिटी इसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं, कोई फाइनल पॉइंट नहीं, क्योंकि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। अंडरस्टैंड? ठीक है। सिमिलरली अगर यही पार्टिकल ऐसे करके घूम रहा होता, ऐसे करके नहीं, अब ये ऐसे करके घूम रहा है, तो फिर से मैं जैसे पार्टिकल घूम रहा है अपनी फिंगर्स को वैसे कर्ल करूंगा और देखूंगा थंब डाउनवर्ड आ रहा है। इसका मतलब थंब डाउनवर्ड आने का मतलब है अब इसका एंगुलर वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे वाले वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से पता करी जाती है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग लगते हैं और तब आते हैं जब किसी पार्टिकल का रोटेशनल इफेक्ट देखा जाता है, एंगुलर मोशन जब किसी पार्टिकल का देखा जाता है, जो वेक्टर तब इंट्रोड्यूस होते हैं उनको हम लोग एक्सियल वेक्टर बोल देते हैं। ओके, तो वेक्टर्स हैविंग हैविंग द डायरेक्शन along the axis of rotation along the axis of rotation and introduced in rotational effect are called एक्सियल वेक्टर। नाम से क्लियर है, जो एक्सिस के अलोंग लगते हैं उनको एक्सियल वेक्टर बोल दिया जाता है। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको बताया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, और आगे जाके देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल से गेस करते हैं। किसी कंडक्टर के अंदर इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है तो हम उसके चारों और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। यस और नो? तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड भी एक एक्सियल वेक्टर की तरह बिहेव करता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो यहाँ से हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो ये इंट्रोड्यूस किया कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है, दो तरह की, स्केलर और वेक्टर। फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये सीख लिया। फिर वेक्टर भी फर्दर दो कैटेगरी में बांट दिए कि या तो वो पोलर वेक्टर हो सकता है या एक्सियल वेक्टर हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में कुछ हमें सिंपल डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, कोइनिशियल, कोप्लेनर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो जल्दी से एक बार इन डेफिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं कि जब भी मैं इक्वल वेक्टर बोलूंगा तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सीखते हैं सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर तब बोलूंगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। मैं रिपीट कर देता हूं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को मैं इक्वल वेक्टर तब बोलूंगा जब दोनों वेक्टर की, या दो से ज्यादा है तो उन सब की डायरेक्शन सेम होगी और उन सब का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, मतलब मैं बोलूंगा ए वेक्टर, कोई वेक्टर है, वो अगर इक्वल टू बी वेक्टर है, इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है और ए वेक्टर और बी वेक्टर का लेंथ भी सेम है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैं बोलूंगा ए और बी बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, और डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरीके से ये टेल हो गया ए वेक्टर का, इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, और इसी तरीके से ये टेल हो गया बी वेक्टर का, इसको मैंने बी वेक्टर बोल दिया।
तो डायग्राम से दोनों का लेंथ अगर आप सेम दिखाते हो, इसका मतलब है कि आप दो इक्वल वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब है कि मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ओरिजिनल वेक्टर है। इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा? इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इसी के जितनी लेंथ वाला वेक्टर बट इसके अपोजिट में, इसी के जितनी लेंथ वाला वेक्टर बट इसके अपोजिट में, उसको बोलेंगे हम लोग वो वेक्टर इसका नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। मान लो ए वेक्टर है कोई, और मैं बोलूंगा बी इज द नेगेटिव ऑफ बी, क्योंकि ए और बी की लेंथ तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं बोलूंगा अगर ए वेक्टर ऐसे करके है तो बी वेक्टर की लेंथ उतनी ही है बट उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं बोल दूंगा बी वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अंडरस्टैंड? अभी तक दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, मॉड ऑफ द वेक्टर का मतलब है उस वेक्टर की लेंथ, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो वो वेक्टर ड्रॉ किया है आपने स्पेस के अंदर, उसका टोटल लेंथ कितना है, उसी को मॉडुलस ऑफ द वेक्टर बोल देते हैं। तो इट इज सिंपली लेंथ और मैग्नीट्यूड, लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, उसको बोल देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। एक बार ये सीख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, उसके उसका मॉडुलस लेने का मतलब या उसका मैग्नीट्यूड लेने का मतलब है इस तरीके से लिखा जाएगा उसको। ए वेक्टर लिख के दोनों साइड ऐसे करके दो बार लगा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है? और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को सिंपली ए से भी लिखा जाएगा, यानी अगर हम किसी वेक्टर के ऊपर से उसके ऊपर लगने वाला एरो हटा दें, सिर्फ वो ए लिखा रहने दें, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये उसका मैग्नीट्यूड है। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यूनिट वेक्टर। नाम से क्लियर है, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब वन होता है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो या जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है? और यूनिट वेक्टर को लिखने का एक तरीका सीख लेते हैं। यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका है, मान लो मेरे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है और मुझे उसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं ए कैप। इस तरीके से ए लिख के उसके ऊपर ऐसे करके कैप लगा देते हैं। इसका मतलब ये जो चीज है, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर। ठीक है? और यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो जिस वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है? और मुझे बोला गया कि इसका यूनिट वेक्टर बताइए क्या होगा, तो मैं बोलूंगा ये अगर कोई ए वेक्टर है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी की डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन। ठीक है? तो यूनिट वेक्टर ये हो गया और ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वन। अंडरस्टैंड? ठीक है? तो आगे जाके हम ये भी सीखेंगे कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार बता देता हूं मैं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और मुझे बोला गया कि इसका यूनिट वेक्टर ए कैप फाइंड करिए। तो वो फाइंड करने का सिंपल तरीका है, आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे वो वाला वेक्टर डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। एक बार रिपीट कर देता हूं। यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो वन होता है लेकिन जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो ओरिजिनल वेक्टर की होती है। ओके? अंडरस्टैंड? चलिए पीछे चलते हैं दोबारा से। एक रह गया हमारे पास फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर मतलब ऐसे वाले वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है। ठीक है? फिक्स्ड वेक्टर का मतलब ऐसे वाले वेक्टर जिनका एक जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है? तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे पोजीशन वेक्टर, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये ऐसे वाले वेक्टर हैं जिनका, सॉरी पोजीशन वेक्टर आई थिंक इसका एक अच्छा एग्जांपल है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड रहता है, यानी ओरिजिन से ही पोजीशन वेक्टर देखा जाएगा। मान लो पार्टिकल 1,1,1 पे है तो मैं एक लाइन खींचूंगा, एक लाइन खींचूंगा जो लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी और 1,1,1 पे जाके एंड होगी। तो मैं बोलूंगा ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है दिस इज द पोजीशन वेक्टर एंड इट इज अ फिक्स्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट है पी।
अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो पोजीशन वेक्टर के लिए इसका इनिशियल पॉइंट तो फिक्स्ड है ना, वो तो ओरिजिन है, तो इसलिए मैं इस वेक्टर को यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज सेड टू बी फिक्स्ड वेक्टर। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे आ जाता है मेरे पास 6 नंबर पे फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो वेक्टर हो गया कि जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है ना, जिसका कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। इसमें जैसे पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया या एक्सेलरेशन हो गया, तो उनका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड हो सकता है फिक्स्ड हो, वेरिएबल हो, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि उनका कोई इनिशियल पॉइंट है जो वो फिक्स्ड है, तो उनको फ्री वेक्टर बोल दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 7 पे मेरे पास कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो सेम ही लाइन के अलोंग लग रहे होते हैं, सेम लाइन के अलोंग या पैरेलल लग रहे होते हैं, उनको कोलिनियर वेक्टर बोल दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर और एक वेक्टर है मेरे पास ऐसे करके बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जरूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन सेम लाइन के अलोंग लग रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर वेक्टर। हो सकता है इनका डायरेक्शन सेम हो सकता है इनका डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन सेम लाइन के अलोंग लग रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट को प्लेनर वेक्टर। जब भी किसी वर्ड के सामने को आ जाता है तो को का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो को लीनियर मतलब सेम लाइन के लॉन्ग, को प्लेनर मतलब सेम प्लेन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बोर्ड को एक्स वाई प्लेन कंसीडर करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाली जो हाइट है इसकी, इसको मैं वाई एक्सिस कंसीडर कर लूं, तो इसके अंदर जितने भी वेक्टर ड्रॉ किए जाएंगे वो सारे के सारे इसी प्लेन के अंदर आएंगे, तो मैं बोलूंगा इसमें जो भी वेक्टर ड्रॉ करूंगा सारे के सारे को प्लेनर है। जैसे मान लो एक वेक्टर मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, एक वेक्टर ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, पर ये दोनों के दोनों वेक्टर है तो बोर्ड के प्लेन में ही, तो मैं बोलूंगा ये वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं। लेकिन एक वेक्टर वो जो मैंने ड्रॉ किया और एक वेक्टर ये हो गया, अब ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये बोर्ड के प्लेन से बाहर है। जैसे ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिख रहा होगा मार्कर, तो ऐसे करके एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो वो किसी और प्लेन में है, ये किसी और प्लेन में है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दोनों कोप्लेनर है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ऐसे वाले वेक्टर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, एंडिंग पॉइंट की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनिशियल पॉइंट सेम हो, उनको हम को इनिशियल वेक्टर बोल देते हैं। नेक्स्ट है को टर्मिनस पॉइंट। को टर्मिनस मतलब ऐसे वेक्टर जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम हो, कोई दिक्कत नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन वो किसी पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल पहले को इनिशियल का बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से एक वेक्टर ए वेक्टर इधर निकल रहा है और इसी पॉइंट से एक ए वेक्टर सॉरी बी वेक्टर इधर निकला, तो मैं बोलूंगा दोनों के दोनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर हैं। सिमिलरली को टर्मिनस में हम लिख सकते हैं कि एक ए वेक्टर आके यहाँ पे एंड हो रहा है और एक बी वेक्टर आके भी यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर मैंने ड्रॉ किए हैं दोनों के दोनों को टर्मिनस हैं और ऊपर वाले दोनों को इनिशियल हैं। लास्ट में जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जीरो वेक्टर भी एक वेक्टर कंसीडर किया जाता है। लिखने का तरीका है इसको जीरो के ऊपर ऐसे करके एक वेक्टर वाला सिंबल लगाना, इसका मतलब ये जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है कि जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो एंड any arbitrary direction any arbitrary direction ओके। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा बट जिसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती, कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन ये ले सकता है। ठीक है, कहां कहां पे आपसे अगर पूछा जाए जीरो वेक्टर का कोई एग्जांपल दीजिए तो आप बोल देंगे कि मान लो कोई पार्टिकल ओरिजिन पे है, पार्टिकल कोई ओरिजिन पे रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो, या उसका स्पीड क्या है, जीरो, तो मैं उसके वेलोसिटी वेक्टर को नल वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। या मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है सेम ही स्ट्रेट लाइन में सेम ही स्पीड के साथ, तो मैं बोलूंगा कि ये पार्टिकल ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर है, तो मैं ऐसे तो बोल नहीं सकते कि इसका एक्सेलरेशन जीरो, तो हमें इसको ऐसे करके दिखाना होता है। इसका एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये है कि इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो जीरो वेक्टर की काफी इंपॉर्टेंस है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को जीरो बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कि वो जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है।
अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। और कोई पार्टिकल जैसे मैंने बोला रेस्ट पे है और ओरिजिन पे बैठा हुआ है, तो उसका पोजीशन वेक्टर या उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 0 वेक्टर। अंडरस्टैंड? क्योंकि रेस्ट पे है, ओरिजिन पे ही बैठा हुआ है, तो इसका मतलब उसका ओरिजिन से अगर पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ करोगे तो दैट इज 0 वेक्टर। तो अभी तक हमने ये 10 से 11 डेफिनेशन के अंदर ये क्लियर किया कि हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं। इनसे इनमें 3 से 4 चीजों पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। एक तो जीरो वेक्टर वाला, जैसे मैंने बोला कि जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सा क्लियर रहेंगे। ये 3 से 4 डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाले हमारे काम के अंदर यूज होती रहेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इन डेफिनेशंस के बाद। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का रेजोल्यूशन करना क्या होता है, एक बार ये सीखते हैं। तो देखिए क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर्स into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of a given vector। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। आप आगे जितना भी हम काम करेंगे फोर्सेस के साथ, एक्सेलरेशन के साथ डील करेंगे, तो आप हर टाइम पे उन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिजॉल्व कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से यहाँ पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है ओरिजिन पे, और उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स वेक्टर लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से है 10 न्यूटन। ठीक है, ओके, जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 10 न्यूटन। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं। समझ गए कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल को अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो मैंने उसको थीटा ले लिया। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अलोंग ले लिया जाता है, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अलोंग ले लिया जाता है, और इन दोनों कंपोनेंट का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो वही होगा जो इस सिंगल वेक्टर का है। तो इसलिए ये लाइन भी लिखी है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर्स इनटू टू और मोर वेक्टर्स, यानी कि इस वेक्टर को मैंने स्प्लिट किया दो वेक्टर्स में, एक वेक्टर इधर शो कर दूंगा और एक वेक्टर इधर शो कर दूंगा, इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन। तो अगर इसकी वजह से और इन दोनों की वजह से किसी पार्टिकल के मोशन को पढ़ा जाएगा इंडिविजुअली, तो दोनों की वजह से जो कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो वही प्रोड्यूस होगा जो 10 न्यूटन की वजह से प्रोड्यूस होगा। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने से बहुत सारी प्रॉब्लम इजी हो जाती हैं। ठीक है, कई बार हमें किसी पार्टिकल के मोशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पढ़ना होता है। मान लो मुझे किसी पार्टिकल के मोशन को सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कितना मूव किया, या हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, या हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ऐसी चीजें पढ़नी है। तो वेक्टर जो फोर्स लग रही है वो तो किसी एंगल पे लग रही है, तो उस वेक्टर का या उस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, उस फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल देख के मैं फिर उस फोर्स के कंपोनेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा कि ये कंपोनेंट है जो पार्टिकल को अलोंग द हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल आएगा जिसको हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं, वो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाले मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रेजोल्यूशन सीखना बहुत जरूरी है। आगे हम सीखते हैं कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। ओके, आगे जाके हम लोग ये सीखते हैं, बट अभी तक आपको मैंने ये क्लियर करना था कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब उस गिवन वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग उसके कंपोनेंट लिख लेते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है, दो एक्स और वाई एक्सिस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, मैं इसका एक कंपोनेंट लिखूंगा अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका एक कंपोनेंट लिखूंगा अलोंग द वाई एक्सिस। एक बार सीखते हैं कि लिखते कैसे हैं। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ से भी एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको ओ बोल देता हूँ, इसको लेट से ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को लेट से सी बोल देता हूँ। ठीक है, अब इस वेक्टर का एक कंपोनेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में अलोंग द हॉरिजॉन्टल विच इज ओ ए वेक्टर। तो ये जो ओ ए वेक्टर आ रहा है ये उस वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसको बोलेंगे हम लोग एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इसको लिखने का तरीका है ओ ए वेक्टर जो है दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर, या फिर इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर। ठीक है, एक बार इसको निकालते हैं कि निकालेंगे कैसे। अगर आप इसी ट्रायंगल के अंदर जाएं,
आपको चाहिए ओ ए वेक्टर, यस और नो, आपको चाहिए ओ ए वेक्टर। अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर जाएं, कौन सी ट्रायंगल है, ए ओ सी, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ए ओ सी, ओके। और इसके अंदर आपको ये वाली लेंथ तो पता ही है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल वेक्टर है, इसकी लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन। तो आपको इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज तो पता है, आपको पता क्या करना है, बेस, यस और नो। हाइपोटेन्यूज की लेंथ तो आपको पता है, आपको बेस की लेंथ पता करनी है। तो बेस की लेंथ जो आगे, अगर हम इसके अंदर कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस ही मुझे चाहिए। तो इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल के अंदर मैं लिखता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस इज ओ ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ओ सी की लेंथ, ओ सी वेक्टर की लेंथ, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ फॉर द मोमेंट। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ सी, ओ से लेके सी तक की लेंथ कितनी है, 10 न्यूटन। तो मैं बोल दूंगा 10 इंटू कॉस थीटा, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कंपोनेंट लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, बस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ रखना है और उस वेक्टर का थीटा जो भी बन रहा है उसका कॉस ले लेना है, उसका कोसाइन ले लेना है। इसी में अगर मैं आपसे पूछता कि इस वेक्टर का अलोंग द वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ठीक है, मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया है, तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल तो रिजॉल्व कर लिया, अलोंग द वर्टिकल अगर मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं तो फिर कैसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं दिखाता हूँ इस चीज को। अब आप देखेंगे जरा इसमें, तो ओ बी वेक्टर इज द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, या वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल दिया जाता है, वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, और इसको बोल दिया जाता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अंडरस्टैंड। एक बार पीछे चलते हैं। अब मुझे ओ बी निकालना है, ओ से लेके बी तक की लेंथ। अब ध्यान से देखिए, ओ से लेके बी तक की लेंथ जो है वो ए से लेके सी तक की लेंथ के ही तो बराबर है ना। ओ से लेके बी तक की जो लेंथ है वो ए से लेके सी तक लेंथ के बराबर है। अगर मैं ए से लेके सी वाली लेंथ निकाल लूं, वो ओ से लेके बी वाली लेंथ के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ बी वेक्टर का जो लेंथ है वो ए से लेके सी तक की लेंथ के इक्वल है। अब ए से लेके सी तक की लेंथ कैसे निकालेंगे ये सीखते हैं। दोबारा से उसी ट्रायंगल में जाते हैं। अब इसी ट्रायंगल में जाते हैं ए ओ सी। अब इसमें देखिए ये थीटा है तो इसके सामने ए सी परपेंडिकुलर हो गया। अब मुझे परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है, हाइपोटेन्यूज फिर से मुझे पता है। अब इसमें मैं लगा लूंगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं इसमें लगाता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, उसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए से लेके सी तक का लेंथ डिवाइड बाय ओ से लेके सी तक का लेंथ। तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए से लेके सी तक का लेंथ, और ओ से लेके सी तक का लेंथ तो 10 है। तो इसका मतलब मेरे पास ए से लेके सी तक का लेंथ आ गया 10 साइन थीटा, अंडरस्टैंड। तो मैं बोलूंगा किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बस उसका एंगल क्या होता है, अगर थीटा बन रहा है अलोंग द हॉरिजॉन्टल तो कंपोनेंट आ जाएगा वो वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अगर उसका वर्टिकल कंपोनेंट देखना है तो वो वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। बहुत आसान है और कंपोनेंट रिजॉल्व करने आने चाहिए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हम आगे आने वाले काम में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक फोर्स है किसी पार्टिकल के ऊपर लग रही है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया 10 न्यूटन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाली फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा सर एक बार थीटा बता दीजिए, थीटा कितना है। तो मैंने लेट से आपको थीटा बता दिया, लेट से 60 डिग्री, ओके। अब आप मुझे इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी बता सकते हैं। अच्छा, एक्स कंपोनेंट को लिखने के लिए हम लोग एफ एक्स भी यूज कर सकते हैं। एफ एक्स का मतलब है कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, एंड सिमिलरली इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता क्या है, एफ कॉस थीटा। और वो क्या आ जाएगा, एफ मतलब इसका मैग्नीट्यूड 10 इंटू कॉस 60। मेरे पास आ जाएगा 10 कॉस 60 मतलब 5 न्यूटन, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता इसका y कंपोनेंट बताइए, तो y कंपोनेंट क्या होता है, f sin थीटा। तो आप मुझे बता देते 10 इंटू साइन 60, साइन 60 इज √3/2 विच इज 5 √3
न्यूटन। तो आप मुझे वाई कंपोनेंट उसका ये बता देते। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, किसी भी फोर्स को हम लोग अलोंग द हॉरिजॉन्टल और अलोंग द वर्टिकल रिजॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि इस वाले कंपोनेंट की वजह से और इस वाले कंपोनेंट की वजह से यहां रखे हुए ऑब्जेक्ट का सेम ही मोशन दिखेगा जैसा इस रिजल्टेंट की वजह से दिखेगा। तो इन दोनों की वजह से जो कंबाइंड मोशन होगा वो 10 न्यूटन की वजह से जैसा ही दिखेगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर आना जरूर चाहिए आपको। अब ऐसा हो सकता है कि वो एंगल चेंज कर दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। कई बार ऐसा होता है कि समटाइम ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वो वाला फोर्स है। लेट्स कॉल दिस फोर्स टू बी 10 न्यूटन। तो बच्चों के माइंड में पिक्चर बन जाती है कि अच्छा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो हमेशा कॉस वाला होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमेशा साइन वाला होता है। अब अगर एंगल उसने ये वाला थीटा दे दिया, तो अब ये वाला जो कंपोनेंट होगा जिसको हम एफ वाई बोलेंगे, अब ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ध्यान रखेंगे जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो वाला कंपोनेंट कॉस, उसके दूसरा वाला, उसके परपेंडिकुलर वाला साइन कंपोनेंट। ठीक है, ये क्लियर रखेंगे अपने माइंड में कि जिसके साथ एंगल बन रहा है वो वाला कंपोनेंट कॉस और दूसरा वाला साइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर हो गया होगा कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक बार और सीख लेते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या जिनको बेस वेक्टर बोल दिया जाता है, ये क्या होते हैं। आपने जब भी कोई फिजिक्स की किताब खोली होगी और उसमें वेक्टर वाला चैप्टर खोला होगा तो उसमें आपने 3 चीजें जरूर देखी होंगी, आई जे के, और उनके ऊपर एक छोटे छोटे कैप लगाए होंगे। उनको बोल दिया जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना, बार बार ये चीज बोली जाती है। तो वो जो आई कैप, जे कैप एंड के कैप होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं बेस वेक्टर्स। ठीक है, हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर 3 बेस वेक्टर ले लिए जाते हैं, उनको बोल दिया जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यहाँ बेस वेक्टर। और इनको लिखने का तरीका है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप होता है अलोंग एक्स एक्सिस, ये होता है अलोंग वाई एक्सिस, और ये होता है अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड बाहर की साइड में जो होता है दैट इज जेड एक्सिस। ठीक है, बोर्ड पे जब ड्रॉ किया जाता है तो इसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है। अदरवाइज इसका मतलब है कि प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और जो जेड एक्सिस है वो इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन में, जैसे ये मार्कर दिखा रहा है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है दिस इज जेड एक्सिस। तो वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक छोटा सा यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे जिसको हम बोलेंगे आई कैप। आई कैप का मतलब हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसकी डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ जो आएगा दैट इज जे कैप। जे कैप मतलब मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन किस तरफ आएगी, अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली के कैप आ जाता है जी अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर मैंने कहीं पे लिखा माइनस आई कैप या माइनस जे कैप माइनस के कैप, इसका मतलब ये है कि ये वाला यूनिट वेक्टर ये है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। जब भी किसी यूनिट वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो प्लस वाले के अपोजिट में। तो प्लस वाला मैंने बता दिया ना कि प्लस आई कैप का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप का क्या मतलब हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। प्लस जे कैप का क्या मतलब है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और माइनस जे कैप का मतलब माइनस वाई एक्सिस या नेगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो इन तीनों को एक्चुअली हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोल दिया जाता है। ऑर्थोगोनल वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि तीनों के तीनों ये जो यूनिट वेक्टर है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि तीनों के तीनों वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग है, और एक्स वाई और जेड एक्सिस जो तीनों एक्सिस हैं ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, या तीनों ऑर्थोगोनल है, या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को भी हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोल दिया करते हैं। तो अब आगे आने वाले काम में जब भी हम किसी वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो उस वेक्टर को इन्हीं बेस वेक्टर की टर्म्स में लिखा जाएगा। समझ गए मेरी बात? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ओके, और कोई पार्टिकल इधर मूव किया, यहां पे जाके रुक गया, लेट्स से 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये मीटर्स में है मान लो। मुझसे किसी ने पूछा कि पार्टिकल जहां पे रुका हुआ है वहां तक बताइए उसका पोजीशन वेक्टर बताइए। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल इसको मैंने ओ बोल दिया और फाइनल पॉइंट को ए बोल दिया। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो इनिशियल पॉइंट
फाइनल पॉइंट, उसके ऊपर एक वेक्टर, इसको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो मैं बोलूंगा पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग 3 मीटर ट्रेवल किया है। क्या ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है? नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे तो वेक्टर है, राइट हैंड साइड पे तो वेक्टर नहीं है, तो मैं बोलूंगा एक एक यूनिट का मतलब है 1 आई कैप, 2 यूनिट का मतलब हो गया 2 आई कैप, 3 यूनिट का मतलब हो गया 3 आई कैप। तो अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट यानी कि 3 मीटर ट्रेवल किया है, तो 3 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया, साथ में आई कैप लगाने से ये पता चल रहा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही 3 मीटर ट्रेवल किया है। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर ऐसे करके मूव किया और जहां पे जाके वो रुका, उस पॉइंट को लेट से बी बोल दिया, और ये 2 मीटर तक चला, तो मैं बोलूंगा कोई भी पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल की बात हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू कहां पे जाके रुका, 2 मीटर पे। ठीक है, और क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग गया है, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, जे कैप। ठीक है, तो जे कैप की टर्म्स में उसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है। अंडरस्टैंड? बाकी के वेक्टर्स भी इसी तरीके से आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जा सकेंगे, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक बार ये भी सीख लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर हम कैसे करते हैं, उसी से नेक्स्ट फर्दर एक टॉपिक जुड़ा हुआ है जिसको बोल देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक बार सीखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स कॉल दैट वेक्टर टू बी ए वेक्टर, लेट्स कॉल दैट वेक्टर टू बी ए वेक्टर। और ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो वो कितना होगा, लेट्स से ए यूनिट, ए यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है। ये एक्स एक्सिस के साथ लेट्स से थीटा एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। यहां से इस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा हूं मैं, रिजॉल्व करना मैंने सिखा दिया है। रिजॉल्व कैसे करते हैं, उस वेक्टर को अलोंग द हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं और उस वेक्टर का एक कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल लिख लेते हैं। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखूंगा, क्योंकि ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके अलोंग जो आएगा दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी ये वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और इसी वेक्टर का एक कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल लिखना चाहूं तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर का मतलब है ये भी वेक्टर्स ही होते हैं, और उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स दैट इज ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो मैं कहूंगा ए एक्स वेक्टर एंड ए वाई वेक्टर आर rectangular component of are rectangular component of a वेक्टर। ठीक है, अगर ए एक्स वेक्टर ए वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम इस वाले फॉर्मूले से सीधा लिख देंगे, ए एक्स आएगा। अच्छा, डायरेक्शन बतानी है, तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस आया है, तो एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आपको पता है हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप। ठीक है, मैंने बोला ए एक्स इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये वाला, ध्यान से देख लेंगे इस तरीके को। ए एक्स इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर, लिखते कैसे हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल है, तो उसको लिखेंगे आई कैप के साथ। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहता हूं ए वाई वेक्टर, तो ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर, और जिसको बोलूंगा वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और लिखने का तरीका क्या है, ए वाई वेक्टर। अच्छा, यहां पे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा ए साइन थीटा। डायरेक्शन बतानी है, तो क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है अलोंग द वाई एक्सिस होगा, तो साथ में क्या आ जाएगा, जे कैप। तो पहले वाले टॉपिक में मैंने सिर्फ आपको ये सिखाया था कि कंपोनेंट रिजॉल्व कैसे करते हैं, या किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। उसका एक एक्स कंपोनेंट आता है, उसका एक वाई कंपोनेंट आता है, लेकिन देखिए किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी तो एक वेक्टर ही होगा, किसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी तो एक वेक्टर ही होगा। तो उसके एक्स कंपोनेंट को लिखने का तरीका है ये वाला, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, और उसके वाई कंपोनेंट को लिखने का तरीका है ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू जे कैप। फिर से ध्यान रखेंगे, एंगल जरूर देखेंगे कि किसके साथ एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है या वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। अंडरस्टैंड?
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में जो हमने सीखा है वो सिर्फ इतना सीखा है कि वेक्टर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कितनी तरह के वेक्टर्स होते हैं और वेक्टर के कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स क्या होते हैं। आने वाली क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि किसी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई कैप, जे कैप, के कैप में कैसे लिखा जा सकता है और फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, और ये भी चेक करेंगे कि क्या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्चुअली 1 होता है। ये भी हम वेरीफाई करके देखेंगे, ठीक है। वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में होता रहेगा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस वाली क्लासेस को कंटिन्यूसली देखते रहिए, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ प्लेन, वहां पे पूरा का पूरा हमें वेक्टर्स के साथ ही डील करना है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पे भी जब जाएंगे, तब भी हम जब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस देख रहे होंगे, तब भी आपको बार बार किसी फोर्स को कंपोनेंट रिजॉल्व करके बार बार वेक्टर्स के साथ ही डील करना है, ठीक है। और इसके बाद भी जब फर्दर चैप्टर में भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे हम लोग वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ें या फिर रोटेशनल मोशन या ग्रेविटेशन, सब जगह आपको वेक्टर्स के साथ डील करना है। तो इसलिए वेक्टर्स के ऊपर अपनी कमांड जरूर अच्छे से बना लें। ओके। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये वाली क्लासेस को रेगुलर देखते रहना है, इनके नोट्स बनाते रहने हैं, ठीक है। और इनको रेगुलर रिवाइज करते रहना है कि वेक्टर्स के बेसिक्स क्या हैं, और बेसिक्स पे अगर आपकी अच्छी पकड़ होगी तो वेक्टर्स को यूज कैसे करना है, उनके अलजेब्रा को कैसे यूज करना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।